परसों की क्लास में क्या पढ़ा था? फ्लक्स के बारे में पढ़ा है ना, और फिर फैराडे लॉ में ईएमएफ के बारे में पढ़ा। वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय टाइम, या डिफरेंशिएशन के टर्म्स में डी बाई डी टी ऑफ फाई बी, है ना। और चूंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बार बार अपोजिट मिल रहा था, इसलिए फैराडे ने क्या किया था? नेगेटिव साइन लगा के छोड़ दिया था, है ना। और लास्ट में एक चीज पढ़ा था कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, तब टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा उसके साथ? तो n इंटू फाइव बी, जिसको नाम क्या दिया था? फ्लक्स लिंकेज का नाम दिया था, है ना। हाँ सर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं लेंस लॉ की, जो ये बताएगा कि ये माइनस साइन क्यों दिया था फैराडे लॉ ने। तो ध्यान से समझना इस बात को। टॉपिक है लेंस लॉ, है ना। तो लेंज ने कॉइल लिया, फिगर दिख रहा है ठीक से? ठीक है सर। देखो, लेंज ने दो कॉइल लिया और एक्सपेरिमेंट करके देखा जो फैराडे ने किया था। जब उसने ऑब्जर्व क्या किया कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब इस कॉइल के नजदीक आता है, तब लेंज ने ऑब्जर्व किया कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो होती है, वो कैसी करंट फ्लो होती है? वो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। जो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, वो किस डायरेक्शन में लेंज को मिला? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। और जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जाने लगा, तब लेंज ने क्या ऑब्जर्व किया? लेंज ने ऑब्जर्व किया कि करंट की डायरेक्शन पलट गई। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो गई? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई, ठीक। यस सर। नॉर्थ पोल जब नजदीक आएगा, तब कॉइल में करंट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का एन याद रखना। और जब नॉर्थ पोल दूर जाने लगेगा, तब कॉइल में करंट कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज। तो लेंज ने कहा, तुमने चैप्टर 4 पढ़ा नहीं है, लेंज ने ये प्रेडिक्ट किया इससे फिर कि बॉस, इधर से देखने पर, है ना, मैग्नेट इसी तरफ से जा रहा है ना, तो इस तरफ से देखने पर ये जो कॉइल का फेस है, ये वाला, ये कैसा बिहेव करेगा? ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। इस केस में कॉइल का जो ये फेस है, ये कैसा बिहेव करेगा? ये मैग्नेट के साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, जिसके कारण होता ये है कि जब ये मैग्नेट जैसे जैसे नजदीक जाना शुरू होता है, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, जिसके कारण इसका ये वाला फेस कैसा है? नॉर्थ पोल जैसा ट्रीट करना शुरू कर देता है। तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? इस मैग्नेट को नजदीक आने से रोकना शुरू करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल। लेकिन इस केस में क्या होगा? जब नॉर्थ पोल दूर जाना चाह रहा है, तो चूंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, जिसके कारण ये वाला फेस किसके तरह जैसा ट्रीट हो रहा है? साउथ पोल के जैसा। ये साउथ पोल इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मीन्स अपने से दूर
नहीं जाने देना चाहेगा, है ना। मीन्स जब मैग्नेट कॉइल के नजदीक आ रहा था तो आने नहीं देगा नजदीक, और जब नॉर्थ पोल दूर जाना चाह रहा है तो फिर से उसको दूर नहीं जाने दे रहा है। ठीक, तो लेंज ने इससे कंक्लूड ये किया कि यहाँ जो करंट इंड्यूस हो रही है, जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो किसके कारण, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण। वो ईएमएफ क्या कर रही है, मैग्नेट के फर्दर मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है ना। और वो ईएमएफ किसके कारण पैदा होता है, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। क्योंकि जब मैग्नेट नजदीक या दूर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, मतलब चेंज होगा। तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके कारण कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पे होने लगता है जिसके कारण मैग्नेट के मूवमेंट को प्रॉब्लम होती है ना। मतलब मैग्नेट नजदीक नहीं आएगा या मैग्नेट दूर नहीं जाएगा, फिर मींस फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन शॉर्ट सिंपल वन लाइन में अगर बात करें तो जो ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हुआ उसने अपने ओरिजिन को ही अपोज करना शुरू कर दिया। ईएमएफ का ओरिजिन क्या है, चेंज इन फ्लक्स है ना। तो जो भी ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा वो किसको अपोज करना शुरू कर देता है, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना शुरू कर देता है। ठीक, तो अब आगे ये बात होती है इसमें कि चूंकि अब ये इस मैग्नेट को रिपेल कर रहा है या फिर यहाँ पे इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दूर नहीं जाने दे रहा है, तो फर्दर मोशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बाहर से फोर्स लगा के इसको और नजदीक लाते हैं ताकि और ज्यादा फ्लक्स में चेंज हो सके, ताकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बढ़ा सके। और इस केस में चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है, हमको इधर मूव कराना है, तो हम बाहर से फोर्स लगा के इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं इससे, ताकि फ्लक्स कम से कम हो सके, मिनिमम हो सके, मतलब फ्लक्स में चेंज ज्यादा हो सके, जिससे कि ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है क्या कुछ लेंस लॉ का? हाँ सर, क्लियर है सर। ये करंट, हाँ, ये करंट जो कॉइल में फ्लो कर रहा है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा एक। हाँ, उसी का मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये नॉर्थ या साउथ पोल निकलता है। ये जब तुम चैप्टर 4 पढ़ोगे तो टॉपिक आएगा बायोट सावर्ट्स लॉ का। बायोट सावर्ट्स लॉ के बेसिस पे सर्कुलर क्वाइल का या सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात होगी। ठीक है, उसी क्वाइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें हम लोग 3 स्पेशल केस पढ़ते हैं। उसमें एक स्पेशल केस में तुमको ये बताया जाएगा कि करंट कैरिंग क्वाइल जो है मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। मींस करंट कैरिंग क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा और जिसके कारण क्वाइल का एक फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा और दूसरा फेस साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो चैप्टर 4 के उस टॉपिक में डिटेल से पढ़ोगे। तुमने 4 अभी पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा लगेगा अजीब। तो अभी जो तुमने एक्सक्यूज दिया है उसी पे रहो कि करंट कैरिंग कॉइल है तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट फ्लो होने के कारण। उसी मैग्नेटिक फील्ड का इधर नॉर्थ पोल होगा कब, जब मैग्नेट नजदीक आ रहा है, और साउथ पोल होगा कब, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है मैग्नेट का। ठीक है, कि ईएमएफ जिस कारण से पैदा होता है, किस कारण से पैदा होता है, फ्लक्स चेंज के कारण, उसी को अपोज करना शुरू कर देता है। ठीक, अच्छा, क्लियर है? क्लियर है। चलो, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट आता है एनर्जी कंसिडरेशन की बात, है ना। एनर्जी कंसिडरेशन में हम ये पढ़ते हैं कि चूंकि हम यहाँ मैग्नेट के फर्दर मोशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स हम बाहर से पावर की सप्लाई दे रहे हैं सिस्टम को। तो वो पावर गया कहाँ, वो एनर्जी गई कहाँ, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है ना। तो वो जो एनर्जी होती है जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं मैग्नेट को और नजदीक ले जाने में या मैग्नेट को खींच के बाहर निकालने में,
वो एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो एनर्जी इस कॉइल में एज अ हीट डिसिपेट हो जाती है। तो आई करंट के कारण जो हीट पैदा होगी वो क्या होगी, आई स्क्वायर आर टी, है ना। यस सर। या पावर की बात करें तो आई स्क्वायर आर होगा फॉर्मूला, या वी स्क्वायर बाई आर होगा, ये ना होता है। हाँ सर। तो अब हम लोग यही बात पढ़ेंगे इसमें कि एनर्जी कंजर्व होता है कि नहीं होता है, और अगर हाँ तो उसको हम डिराइव करके कैसे साबित कर सकते हैं। तो उससे पहले एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो मैग्नेट के मोशन के कारण ही पैदा होता है ना। यस सर। तो इस ईएमएफ को हम नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ। अब ध्यान दो, टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। देखो, हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं जो कि बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, मतलब मोबाइल की स्क्रीन से बोर्ड की तरफ है। तो इस सिचुएशन में हम फील्ड को एक्सप्रेस करेंगे क्रॉस्ड लाइन से। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर है, बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कैसा है, इनवर्ड। ठीक, यस। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉइल कंसीडर करते हैं। कॉइल भी कैसा, वो देखो। नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस। ये जो साइड है ये है, मान लेते हैं एक्स, और ये जो होती है लेंथ, इसको हम लेते हैं एल। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि ये जो आर्म है पी क्यू आर्म, वो फ्री टू मूव है। ठीक है, यस सिचुएशन सर। क्लियर है। ये कॉइल जो है वो ऐसी रखी है, और फील्ड इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी मान लो हम अंदर की तरफ परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो इस एरिया का जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो भी इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है ही, तो एंगल क्या हो जाएगा फील्ड और एरिया वेक्टर में, 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, चूंकि ये आर्म फ्री है मूव करने में, तो अगर हम इस आर्म को इस तरफ स्लाइड कराएं तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, कम होगी। है ना। और अगर इस आर्म को हम इधर ले जाएं तब, इंक्रीज होगी। ठीक, मीन्स देखो, मान लेते हैं कि इस आर्म का मूवमेंट किधर है, इस तरफ है, v स्पीड से। ठीक, तो पहली बात, एज आर्म पी क्यू मूव्स, एक्स क्या होगा, चेंज करेगा, है ना। यस सर। और जब एक्स चेंज करेगा तो एरिया
of coil PQRS, मतलब A वो कितना होगा, L इंटू एक्स होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। यस सर। तो ये भी चेंज करेगा ना, क्योंकि L तो फिक्स है लेकिन X तो वेरी कर रहा है ना। यस सर, क्लियर है ना, X वेरी कर रहा है तो L इंटू एक्स भी वेरी करेगा। ठीक, अब एरिया वेरी करने के कारण, चूंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, यहां पे हो गया बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, मतलब सिर्फ बी इंटू ए और कॉस 0 1 होता है। बी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया, एरिया की जगह क्या लिख सकते, एरिया को एरिया ये भी लिख देते हैं, तो एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, बी एल एक्स, ये लिख सकते हैं। यस सर। फ्लक्स इतना मिला हमको, तो देखो क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस, इसका मतलब है कि जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज करेगा। यस सर। एक्स चेंज हो रहा है, मतलब एल इंटू एक्स चेंज हो रहा है, मतलब ओवरऑल बी एल एक्स की वैल्यू चेंज करेगी इस मूवमेंट के यस कारण, है ना। यस सर, क्लियर है ये बात? क्लियर है। तो बस जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यस सर। ईएमएफ इंड्यूसेस, इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं, मोशनल ईएमएफ नाम देते हैं। ठीक है, जो कि मोशन के कारण पैदा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत। नहीं है। चलो, तो अब हम डिराइव करते हैं ईएमएफ की वैल्यू। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए माइनस साइन इग्नोर करेंगे। है ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, एक चीज तो यहाँ क्लियर है कि वी आर नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ एल इज फिक्स, वेरिंग क्वांटिटी क्या है, सिर्फ एक्स है। तो इन तीन में से कौन से दो टर्म बाहर आएंगे, कौन कौन से टर्म बाहर आएंगे, पी एंड एल। बी बाहर, एल बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, एक्स का। डी एक्स। तो देखो यहां से यहां ये टोटल है एक्स, dx बाई dt क्या दे देगा, v की वैल्यू देगा। यस सर। हो गया बी एल वी, ये तुम्हारा मोशनल ईएमएफ का वैल्यू निकल गया। क्लियर है, क्लियर है सर। चलो अब बात करते हैं लेंस लॉ पर। लेंस लॉ क्या कहता है कि एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, और कैसा कंजर्व रहेगा, तो यहाँ एक्चुअली पावर के टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो जो मैकेनिकल पावर होगी वो बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रिकल पावर के, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन का तो यही मतलब होगा कि हम बाहर से जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाना चाहिए, यही ना होगा। यस सर, तो आप पावर सिर्फ डिसिपेट। चेक करेंगे,
तो इसको हम चेक करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन के नाम से। एनसीईआरटी में मिलेगा तुमको एनर्जी कंसिडरेशन। देखो सबसे पहले तो हम फटाक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर निकाल लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, V²/R होता है। तो यहाँ V का मतलब मोशनल ईएमएफ और R यहाँ पे इसका है रेसिस्टेंस, R है रेसिस्टेंस ऑफ आर्म PQ का। इस PQ आर्म का रेसिस्टेंस कितना, R। ठीक है, हम बाकी सेक्शन के रेसिस्टेंस को इग्नोर करके चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू PQR। ठीक है, PQ के रिस्पेक्ट में बाकी सब के रेसिस्टेंस बहुत कम होंगे, इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। ठीक, यहाँ तक सर आपको दिक्कत? बाकी सबके रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? इग्नोर इसलिए करते हैं बिकॉज हमको प्रूफ करना है कोई चीज। तो थ्योरी में है जो है आधी से ज्यादा बातें एजम्पशंस होती हैं, हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है। जैसे मैथ्स में हम मान लेते हैं कि फादर की उम्र x है ना, बोट की स्पीड x है, ये हम मान लेते हैं, होती तो रहे। बट थ्योरेटिकली प्रोसीड करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। ओके सर। ठीक है, डेरिवेशंस में हमेशा ध्यान रखना कन्वेंशनल बातें होती हैं। ठीक है, कन्वेंशनल बातों का दो मतलब है, एक तो हमारी सुविधा और दूसरी जो जमाने से चलती आ रही है। फैन को लोगों ने फैन बोला तो हम भी फैन ही बोलते हैं, हम उसको एलईडी नहीं बोलते। ठीक है, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं और सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू जो है वो तो पता है कितनी है, BLV है। BLV रखा, इसका स्क्वायर किया बाय R, ओपन कर दो ब्रैकेट, तो B²L²V²/R मिल गया, है ना। ये कौन सा पावर मिला, इलेक्ट्रिकल पावर मिला, है ना। यस सर। अब हमको कौन सा पावर चाहिए, मैकेनिकल पावर चाहिए, है ना। मैकेनिकल पावर, यस सर। मैकेनिकल पावर जो है, मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी का, याद हो अगर 11th में पढ़ा होगा। फोर्स इनटू याद है। वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर देता है। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब है कि PQ आर्म में, आर्म पे लगने वाला फोर्स। ये अगेन 4th चैप्टर का टॉपिक है, तो तुमको यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूं। जो इस फोर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा ILV। आई हो गया PQ आर्म में फ्लो होने वाला करंट, जो किसके कारण फ्लो होगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण होगा। L हो गया PQ आर्म का लेंथ, ठीक, और B हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है सर। ये तुमको वही बायोट सावर्ट्स लॉ जब पढ़ोगे तब तुम उसमें डिराइव करना सीखोगे इसको, उसी समय नहीं, ये सॉरी लॉरेंट्ज फोर्स के बेसिस पे कंसेप्ट है। एक पहला ही टॉपिक आएगा तुमको फिजिक्स में, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं भेज दूंगा तुमको, वो देखना चैप्टर 4 का। जो इनिशियल लेक्चर है चैप्टर 4 का वो बना हुआ है, वो भेजूंगा। ठीक है, ये तो फोर्स हो गया, बाकी ये हो गया कितना, V, है ना। अब करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से कितना होगा, V/R होगा। यस सर। तो यहाँ V की जगह क्या लेंगे, मोशनल ईएमएफ लेंगे।
करंट की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन बाई आर, इनटू में बच गया एल और क्या चीज बी, है ना, और ये वी तो है ही। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, फोर्स का है, ठीक है, और करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से, मैं बगल ओके में लिख सर। दे रहा हूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, तो उस फॉर्मूले से ही आ गया। अब E की वैल्यू है, फैरन की वैल्यू हम क्या निकाल रखे हैं, BLV, उसको पुट कर दो, तो क्या हो गया BLV बाई आर और इनटू में LBV। देखो आपस में ये B और B स्क्वायर हो गया, L और L स्क्वायर हुआ, V और V स्क्वायर हुआ, और नीचे में रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल तो है ही, है ना। तो देखो क्लियर है कि मैकेनिकल पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर हुआ, मीन्स हमने बाहर से जो भी पावर सप्लाई दी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। क्लियर है ये चीज, पावर डिसिपेटेड। मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल के बराबर है, मतलब बाहर से हम जो भी पावर देते हैं वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है आई स्क्वायर आर टी के कारण या वी स्क्वायर बाई आर के कारण, ठीक है। सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर फोर्स वेक्टर